हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा सीटेट दिसंबर 2024 का टॉपिक है अधिगम। आज हम अधिगम के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू हल करेंगे और उनके बारे में डिटेल से भी जानेंगे। दोस्तों, अधिगम का इससे पहले एक प्रैक्टिस सेट में करा चुका हूं। अगर आपने मेरी वह वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम रिक्त स्थान है। एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिगत प्रक्रिया, जानकारी की अर्जन प्रक्रिया, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। दोस्तों, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम जो है एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वयं पहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है? निगमनात्मक विधि, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, परंपरागत विधि, अंतर्वैयक्तिक विधि। दोस्तों, वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थी की स्वयं पहल, मतलब बच्चे खुद से अपनी शुरुआत करते हैं, खुद से प्रेरित होकर किसी कार्य को कर रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें बच्चों की स्वयं पहल और अपने खुद की मर्जी से उनके प्रयास शामिल हैं। तो ये किसका उदाहरण है? ये होते हैं अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। अधिगमकर्ता कौन होता है दोस्तों? अधिगमकर्ता जो अधिगम को ग्रहण कर रहा हो। अधिगम को ग्रहण कौन करेगा? शिक्षक तो करेगा नहीं, शिक्षक तो देगा अधिगम को, ठीक है ना, बच्चे ग्रहण करेंगे, यानी छात्र केंद्रित या बाल केंद्रित विधि, ठीक है, इसको ही छात्र केंद्रित और बाल केंद्रित विधि भी बोलते हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है, एक अनुबंध गतिविधि है, या फिर एक सामाजिक गतिविधि है। दोस्तों, वाइगोस्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, समाज से जुड़ा कोई सा भी ऑप्शन हो और वहां वाइगोस्की हो तो वो बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि वाइगोस्की ने जो है सामाजिक सांस्कृतिक, सामाजिक अंतःक्रिया, इन पर विशेष बल दिया है, ठीक है। एक प्रारंभिक कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उसकी उपेक्षा की जानी चाहिए। उपेक्षा का मतलब होता है दोस्तों, मतलब उसको पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उसको इग्नोर मार देना चाहिए। क्या ये सही है? नहीं दोस्तों, ये भी गलत, ये गलत है हमारा। उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसका सम्मान करना चाहिए, उसको अपने साथ समावेशन करना चाहिए, उसको शामिल करना चाहिए, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये और तो ये दोनों ऑप्शन हमारे एक ही हो रहे हैं। उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, ये हो सकता है, पर अपना चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं। उन्हें अस्वीकार करना चाहिए। दोस्तों, ये भी नहीं होगा, है ना। ये तीनों है ना, पहला दूसरा चौथा जो है ये एक ही तरह के ऑप्शन है, बस शब्द बदल दिए हैं इनके। लेकिन बच्चे जो अपने साथ अनुभव कक्षा में लाते हैं उनको शामिल करना चाहिए, उनको मान्यता प्राप्त करानी चाहिए, मान्यता देनी चाहिए कक्षा में, उनका सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? अन्वेषण एवं परिचर्या के लिए अवसर उपलब्ध करके, बिल्कुल। एक व्याख्यान देकर, दोस्तों व्याख्या देना या भाषण देना, ये सब क्या है? ये सब मैंने बताया था आपको नेगेटिव होते हैं, तो हमारा ये ऑप्शन कट जाता है। प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके प्रतियोगिता कराना, बिल्कुल गलत होता है। बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, ये भी गलत है। अन्वेषण एक शब्द बहुत पॉपुलर है और बहुत पॉजिटिव शब्द है। अन्वेषण, अन्वेषण का मतलब होता है, मैंने बताया, खोज करना। जब बच्चा खोज करता हो, खोजी हो, तो ये बहुत अच्छा होता है उसके लिए, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी अच्छा बच्चा जब अन्वेषण करेगा, खोज करेगा, तो वो सक्रिय होकर करेगा और खुद करेगा, गतिविधि आधारित करे शिक्षण कहलाया जाएगा ये। तो अन्वेषण एवं परिचर्या के लिए अवसर उपलब्ध करके, हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, यंत्रवत याद करने पर आधारित है, पर बलन पर केंद्रित है,
अनुबंधन द्वारा अर्जित है। दोस्तों संरचनावादी ढांचे में अधिगम जो होता है प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरण को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए, बच्चों के इन सिद्धांत को अनदेखा करना चाहिए। दोस्तों अनदेखा नहीं करना चाहिए। बच्चों को दंडित करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। बार बार याद करना, दोस्तों बार बार याद करना, ये सब बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही सबसे मजबूत है और सबसे राइट भी है। प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरण को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण शक्ति है। दोस्तों स्मरण का मतलब मैंने बताया था, स्मृति, याद करना, रट्टा मारना। ऐसा कोई सा भी ऑप्शन हो तो वो गलत होता है, वो नेगेटिव होता है। अगर नेगेटिव पूछा जाए नेगेटिव में सही होगा, लेकिन पॉजिटिव में हमेशा गलत होगा। अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है, बिल्कुल गलत। अधिगम आवर्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, ये भी नहीं है हमारा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही जो होगा राइट आंसर होगा। अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने से क्या परिणाम है? यह उदाहरणात्मक समझ के बजाय कार्य, विधिक और प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। नहीं दोस्तों, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। ये हो सकता है, पर अपने और भी ऑप्शन देखते हैं। यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां यानी कंफ्यूज उत्पन्न करता है। नहीं दोस्तों, यह अवधारणाओं की समझ में अभाव, कमी नहीं पैदा करता है, बिल्कुल नहीं। तो हमारा यहाँ इसका ऑप्शन नंबर 2 ही राइट आंसर होगा। अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, विद्यार्थियों में डर की भावना को पैदा कर कर। दोस्तों डर का आपको बताया था मैंने, डर कहीं भी बच्चे के बारे में डर, दंड देना, बच्चे को डराना, ये बिल्कुल गलत होता है। लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। नहीं दोस्तों, लगातार अभ्यास नहीं कराया जाता है, एक निश्चित समय तक बच्चे को अभ्यास या पुनरावृत्ति कराई जाती है। समस्याओं के हल हेतु स्थायी प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, ये भी नहीं दोस्तों। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। समस्या को समाधान करने के लिए किसी भी समस्या का उसके जो है अनेक रूप तैयार करने चाहिए और अनेक रूपों में समस्याओं का हल करना चाहिए, मतलब अलग अलग तरीकों से समस्याओं का हल करना चाहिए। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरत को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, दोस्तों ये तो करना चाहिए। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, ये नहीं हो सकता, पर अपने और भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल बिल्कुल करना चाहिए। रचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल ये भी करना चाहिए। लेकिन दोस्तों शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल मतलब कठिन संरचनाओं का प्रयोग करना चाहिए, नहीं दोस्तों ये नहीं करना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर होगा। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, अनुकरण एवं दोहराना, विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना। दोस्तों याद करना, अनुकरण, दोहराना, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। पहले किसी भी चीज का विश्लेषण करना चाहिए, उसके बाद में उसके बारे में राय बनानी चाहिए, उसका आकलन करना चाहिए, ठीक है।
संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। दो संकल्पनाओं के बीच में आपस में संबंध स्थापित करने से अधिगम क्या होता है, प्रभावी होता है और स्थायी हो जाता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर वह ज्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। गलत दोस्तों, कभी भी छात्रों को में भेदभाव नहीं करना चाहिए और ना ही बच्चों को पृथक्करण या बच्चों को अलग या बच्चों के समूह बनाने चाहिए, मतलब इस आधार पर कि ये बच्चा कमजोर है और ये बच्चा प्रतिभाशाली है, इस आधार पर। अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है, दोस्तों ये भी गलत है। इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। दंड देना बहुत गलत चीज होती है, बच्चे को दंड नहीं दिया जा सकता और ना ही देना चाहिए, ठीक है। हर बच्चा सीखना चाहता है, कोई बच्चा देर से सीखता है, कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है, लेकिन सीखते सभी बच्चे हैं, तो उनको दंड कर के आधार पर या डरा कर नहीं सिखाया जाना चाहिए। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के अर्थपूर्ण होती है, दोस्तों यही हमारा ऑप्शन जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। त्रुटियां क्या होती है दोस्तों, कोई बच्चा अधिगम के दौरान त्रुटि करता है, गलतियां करता है, तो ये क्या कर रहा है, बच्चा पॉजिटिव है, बच्चा जो है मतलब ये पॉजिटिव शब्द है त्रुटि, ये अच्छा है किसी बच्चे के लिए त्रुटि करना, क्योंकि बच्चे त्रुटियों के माध्यम से ही सीखते हैं, त्रुटि करते हैं और प्रयास से सीखते हैं, क्योंकि एक नियम है थॉर्नडाइक का, त्रुटि एवं प्रयास का नियम। पहले बच्चे गलती करते हैं, लगातार करते रहते हैं, धीरे धीरे वे जो है प्रयास के द्वारा एक दिन अपने त्रुटियों को समाप्त कर देते हैं, ठीक है। ये होता है त्रुटि एवं प्रयास का नियम। तो त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण होती है। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्यपुस्तक पर निर्भर रहते हैं, बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। दोस्तों बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर नहीं रहते, बच्चों की भूमिका नहीं होती ऐसा नहीं है, बल्कि अधिगम के दौरान या बाल केंद्रित शिक्षा के दौरान तो बच्चों को केंद्र में रखा जाता है, ठीक है ना। बच्चों की मेन भूमिका होती है, बच्चों को वीर्यता दी जाती है। बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तक पर निर्भर होते हैं, नहीं दोस्तों, पाठ्य पुस्तक पर निर्भर नहीं होते हैं बच्चे, ठीक है। बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि बच्चे कक्षा में सक्रिय भूमिका में रहें, सक्रिय रहें, गतिविधि आधारित शिक्षण करें और अन्वेषण करें, यानी खोज करें, खुद करके सीखें किसी भी चीज को। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों ऐसा नहीं है, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा ना, त्रुटि एवं प्रयास का नियम के दौरान जो है त्रुटि को प्रयासों के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है, तो हमारा ये ऑप्शन कट जाता है। असफलता अनियंत्रित है, ये भी कट जाता है दोस्तों। योग्यता सुधार्य है या योग्यता स्थायी है? दोस्तों योग्यता स्थायी नहीं होती, योग्यता सुधार्य है, ठीक है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों के संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? बारंबार परीक्षाएं, दोस्तों लगातार परीक्षा ली जाए बच्चे की, ठीक है, बार बार परीक्षा ली जाए, उसमें डर पैदा कर दिया जाए, उसको इतना प्रेशर में ले लिया जाए, ये नहीं हो सकता। अन्वेषण और संवाद, दोस्तों इसका यही ऑप्शन मिल गया है ना, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। अन्वेषण का मतलब मैंने बताया था खोज करना, संवाद का मतलब अंतःक्रिया करना, एक दूसरे से जो है चर्चा करना किसी विषय पर, यह बहुत अच्छा होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 ही यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। जबकि प्रतिस्पर्धाएं, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, ये बिल्कुल गलत होता है। अधिगम की सर्वोत्तम स्थिति कौन सी होती है? मध्यम उत्तेजना, कोई भय नहीं, बिल्कुल कोई उत्तेजना, कोई भय नहीं। दोस्तों कोई भी उत्तेजना नहीं हो, नहीं ऐसा नहीं है। कोई भय नहीं ये सही है, लेकिन कोई उत्तेजना नहीं ये नहीं। उच्च उत्तेजना, उच्च भय ये भी नहीं। भय वाला तो कोई सा भी ऑप्शन नहीं होगा, यानी उच्च भय का मतलब है बहुत ज्यादा भय। निम्न उत्तेजना, निम्न भय कैसा भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों उत्तेजना मध्यम, मतलब मध्यम उत्तेजना होनी चाहिए अधिगम के प्रति, और कोई भय नहीं होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है?
अधिगम के प्रत्येक चरण में पुरस्कार देकर, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाकर, रटन तथा अभ्यास द्वारा विषय वस्तु का विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध स्थापित करके। दोस्तों, अधिगम में प्रत्येक चरण पे पुरस्कार देके मैंने बताया था, बार बार पुरस्कार देना बहुत ज्यादा गलत होता है। इससे बच्चा आदी हो जाता है और बच्चे की अधिगम के प्रति रुचि समाप्त हो जाती है, बल्कि पुरस्कार के प्रति रुचि लग जाती है। ठीक है, फिर बच्चा जो है पुरस्कार के लिए अधिगम ग्रहण करता है, अपनी मर्जी से नहीं। प्रतिस्पर्धा को, भेदभाव को बढ़ाकर दोस्तों नहीं। रटन तथा अभ्यास द्वारा, रटन मतलब है रट्टा मारना, याद कराना नहीं दोस्तों। अर्थपूर्ण अधिगम का मतलब होता है विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन से जोड़ दें। ठीक है, जो बच्चा जानता हो उसके साथ जोड़कर पढ़ाएं, उसके साथ संबंध बनाना। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर होगा, विषय वस्तु का विद्यार्थियों को जीवन के साथ संबंध स्थापित करके। शिक्षिका की अपने विद्यार्थियों से अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम और उनकी स्वयं की क्षमता पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती। हाँ, ये है, बिल्कुल सही है। का विद्यार्थियों से अधिगम का कोई सह संबंध नहीं है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। बच्चों के अधिगम के लिए एकमात्र निर्धारक है, नहीं, ये भी नहीं है। उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डालती है। ठीक है, बस प्रभाव नहीं डालती है, ध्यान रखना, किसी भी तरह का प्रभाव नहीं डालती है। विद्यार्थियों के अधिगम और उनकी स्वयं की क्षमता पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती है। तो यह हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एक रचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है? यहाँ पूछ रहा है हमें, उपयुक्त नहीं है। रटन व पुनः स्मरण, प्रत्योगात्मकता, बहुआयामी परिप्रेक्ष्य को प्रोत्साहन, सामूहिक सहयोग। दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर 1 ही है, वो पहले ही दिख गया, रटन, है ना। रटन का मतलब होता है याद करना, स्मृति। तो हमारा यही ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा, रटन व पुनः स्मरण। एक रचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्र की क्या भूमिका होती है? अध्यापक क्रियाशील है परंतु छात्र निष्क्रिय है। दोस्तों, नहीं, छात्र का सक्रिय होना बहुत जरूरी है। छात्र क्रियाशील है परंतु अध्यापक निष्क्रिय है। दोस्तों, दोनों का ही सक्रिय होना जरूरी है, दोनों का क्रियाशील होना जरूरी है। कक्षा में शिक्षक में विद्यार्थी दोनों निष्क्रिय होते हैं, बिल्कुल गलत, दोनों ही निष्क्रिय हैं। ठीक है ना, अध्यापक और छात्र दोनों ही क्रियाशील हैं या फिर सक्रिय हैं। यही हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। ठीक है, एक रचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्र की जो भूमिका होती है वो होती है दोनों ही क्रियाशील अवस्था में हो। अपनी कक्षा के साथ विज्ञान शिक्षक अनुपमा गणित के संप्रतियों के साथ संबंध बनाती है। इस प्रकार का शिक्षा शास्त्र अधिगम के स्थानांतरण और अंतर्विषयिक अधिगम को बढ़ावा देता है। बिल्कुल। ज्ञान के अर्जन में रुकावट उत्पन्न करेगा? नहीं। छात्रों में भ्रांतियां उत्पन्न करेगा? नहीं। अधिगम में रुकावट उत्पन्न करेगा? नहीं। दोस्तों देखो, सीटेट में ज्यादातर जो ऑप्शन होते हैं ना, एक ऑप्शन दूसरे ऑप्शन से मेल खा रहा होता है। तो अगर हमारा एक ऑप्शन गलत है, देखो ये हमारा भाषा के अर्जन में रुकावट उत्पन्न करता है। रुकावट उत्पन्न करना मतलब उसमें बाधा डालना, ठीक है, भ्रांतियां उत्पन्न करना, कंफ्यूज करना, रुकावट उत्पन्न करना, बाधा उत्पन्न करना, मतलब ये तीनों ऑप्शन लगभग एक ही हैं। तो कभी भी तीनों ऑप्शन तो राइट होंगे नहीं। ठीक है, तो हमारे तीनों ऑप्शन कट जाते हैं। ठीक है, इस तरह से भी आप जो है आंसर सीटेट में लगा सकते हैं, ये बहुत अच्छी ट्रिक है। ठीक है, लेकिन अधिगम के स्थानांतरण और अंतर्विषयिक अधिगम को बढ़ावा देते हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। एक विद्यार्थी जो नियंत्रण के बाहर अधिकारिता में विश्वास रखती है, परीक्षाओं में अपनी असफलता का कारण किसे बता सकती है? योग्यता की कमी, तैयारी की कमी, त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण या फिर दुर्भाग्य। दोस्तों देखो, अब बाह्याधिकारिता मतलब बाहर की शक्तियों में ज्यादा विश्वास रख रही है बच्ची। ठीक है, अगर अपनी खुद की गलती उसका एहसास होता तो उसमें लगता, उसको महसूस लगता कि उसकी तैयारी में या उसकी योग्यता में कमी रह गई है। ठीक है, और देखो ये योग्यता की कमी, तैयारी की कमी, त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण, ये तीनों ऑप्शन एक ही है तो तीनों कट जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा, दुर्भाग्य। निम्नलिखित में से कौन सी एक सहगामी अधिगम युक्ति है? शेपिंग मतलब ढालना,
सो रिएक्शन कर्मबद्धता, सामाजिक पृथक्करण, पृथक्करण का मतलब होता है अलग करना, परस्पर प्रसन्न करना, ठीक है। सहगामी दोस्तों, सहगामी मतलब साथ साथ, ठीक है, साथ साथ मतलब एक दूसरे से प्रश्न पूछना, परस्पर होकर प्रश्न करना, ठीक है, एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करना। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा, परस्पर प्रश्न कर कर। मोहन ने एक विद्यार्थियों को आयतन की समझ बनाने के लिए विभिन्न धारिता वाले बर्तन दिए। फरहान ने अपने विद्यार्थियों को कूड़े को यांत्रिक कार्य बनाने की संभावना पर मस्तिष्क उद्वेलन करने के लिए कहा। दोनों अध्यापक अपनी कक्षा में किस शास्त्रीय युक्ति का प्रयोग कर रहे हैं? व्यवहारवाद, रचनावाद, प्रत्यक्ष अनुदेशन या फिर क्रिया प्रसूत अनुकूलन। तो दोस्तों यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, रचनावाद। अधिगम कैसा होना चाहिए? अधिगम रचनावाद होना चाहिए। ठीक है। शैक्षणिक कार्यों में बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को समझना निम्न में से क्या है? केवल विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमताओं का आकलन करने में प्रशासनिक है? नहीं दोस्तों। शिक्षण प्रक्रिया में केवल शिक्षक की दक्षता का पता लगाने के लिए प्रशासनिक है? नहीं। शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रशासनिक है? ये हो सकता है। शिक्षण या सीखने से संबंधित किसी भी क्षेत्र के लिए प्रशासनिक नहीं है दोस्तों, नहीं। हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को भी समझने के लिए प्रशासनिक है। अनीता, जो कि चौथी कक्षा की अध्यापिका है, अपनी कक्षा में एक ऐसी स्थिति का सामना कर रही है जहां कई विद्यार्थी पढ़ाए जा रहे हैं, विषय में निरस्ता महसूस कर रही है। इस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए? इन विद्यार्थियों की अनदेखी करनी चाहिए और उसी विषय वस्तु को पढ़ाना जारी रखें, भले ही बच्चे बोर होते रहें। क्या दोस्तों ये तरीका सही है? बिल्कुल गलत है। बच्चों की कभी भी अनदेखी नहीं करनी चाहिए, उसके कारण जानना चाहिए, फिर उसका जो है उपचार करना चाहिए। इन विद्यार्थियों को दंडित करें। दोस्तों दंडित करने वाला कोई सा भी ऑप्शन बिल्कुल नेगेटिव होता है, ठीक है। पाठ के विषय वस्तु और पढ़ाने के तरीकों पर पुनः चिंतन करें, यह हो सकता है। मान लें कि यह विद्यार्थी सीखने के लिए समस्या परे है, मतलब इन विद्यार्थियों की समझ में आएगा ही नहीं कितना भी समझाने के लिए। दोस्तों ऐसा नहीं है, सभी बच्चे सीखना चाहते हैं। कोई कम समय में सीखता है, कोई ज्यादा समय लेकर सीखता है, ठीक है। तो हमें जो है, अगर कोई बच्चा निरस्ता महसूस कर रहा है या किसी अधिगम से ऊब चुका है, ठीक है, तो उसमें क्या करना चाहिए? हमें विषय वस्तु के पढ़ाने के तरीके पर गौर करनी चाहिए, है ना, कि हम कोई गलत तरीके से तो नहीं पढ़ा रहे, कि बच्चा जो है इसमें रुचि नहीं ले रहा है, तो हमें जो है फिर दूसरी शिक्षण विधि अपनानी चाहिए। एक ऐसी शिक्षण विधि से पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चा उसमें रुचि लेकर पढ़े, ठीक। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। पाठ के विषय वस्तु और पढ़ाने के तरीकों पर पुनः चिंतन करें। सीखने की गति रिक्त स्थान है, पूरी तरह से व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर है? नहीं दोस्तों। पूरी तरह से पर्यावरणीय कारकों पर है? नहीं। व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर है? दोस्तों बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों दोनों से स्वतंत्र है? नहीं, ठीक है। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 ही राइट आंसर हो जाएगा। सीखने की गति व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर है। बच्चों द्वारा पूरे वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों का संग्रहण, जिसका लक्ष्य उनके प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखना है, कहलाता है रूब्रिक, फाइल, आंकड़ों का प्रपत्र या फिर पोर्टफोलियो। दोस्तों जिसमें बच्चों के पूरे वर्ष का रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, पोर्टफोलियो। दोस्तों क्लास को यहीं पर आराम देते हैं, क्योंकि अगर और भी ज़्यादा एमसीक्यू हल करेंगे तो फिर क्लास जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। इससे पहले मैं अधिगम की एक क्लास आपको करा चुका हूँ पहले, और ये हमारी अधिगम का जो क्लास थी वो पार्ट 2 था, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, साथ में शेयर करें। जो लोग नए हैं चैनल पर वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।